हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और इस फ्री एजुकेशन को आपको इसका फ़ायदा उठाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम जाके अटक जाते हैं कि अरे भाई इसका क्या मतलब होगा, क्या करेंगे। तो यहाँ पर आइए और अपनी सारी समस्याओं का हल वो भी 100% फ्री में लेकर जाइए, है ना। आपके टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रिपरेशन हो, वो भी आपको यहाँ पर 100% फ्री कराया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज जो कराने जा रही हूँ, ये वीडियो भी आपका 100% फ्री है। ये आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की एक तरीके से तैयारी है। हम CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की बुक अंतरा भाग 2 के पद खंड का अध्याय है 9 विद्यापति के पद। तो पिछले 10 सालों में इस अध्याय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं, ये सभी कुछ हम कर रहे हैं। तो ये हैं हमारे सन 2022 से लेकर सन 2013 तक। तो इन 10 सालों के प्रश्न देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो ये जो विद्यापति के पद हैं ये भी विरह वेदना को ही बता रहे थे। जैसे हमने इससे पहले वाला पार्ट 12 मासा पढ़ा था, वो भी विरह वेदना से युक्त था, ये भी वैसे ही है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो है कुछ काव्यांश दिए गए हैं, इनको पढ़ेंगे और इन की जो है हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर 3 काव्यांश दिए गए हैं, तीनों अलग अलग साल में हैं और तीनों की व्याख्या हम एक साथ ही करेंगे। तो सबसे पहला जो काव्यांश है ये हमसे पूछा गया है सन 2013 में। कुसुमति कानन है ही कमलमुखी मूंद रहे दुहि नयन, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर दे ही झापन कान। तो अब क्या है, नायिका विरह वेदना से बहुत ज्यादा पीड़ित है। इस कारण जो है वो कमलमुखी जो नायिका है वो प्रकृति में आ रहे बदलावों को देखकर अपनी आंखों को मूंद लेती हैं और उन पर जो है कोयल और जो भंवरे जो कलरव कर रहे हैं उनकी आवाज को उनके कानों तक ना पहुंचे, इसके लिए वो अपने दोनों क्या कहते हैं उंगलियों से अपने दोनों कानों को बंद कर लेती हैं, क्योंकि ये सभी जो है उनकी विरह वेदना को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट काव्यांश है, ये हमसे पूछा गया है सन 2013 में। क्या है देखिए, माधव सुन सुन वचन हमारा, तुहे गुण सुंदर अति भेल, दूबही गुण गुनि प्रेमा तोरहारा। धनी धरई धनी कत ब्योही बसई, पुनि तही उठ नहीं पावे। तो अब माधव अर्थात कौन है, श्री कृष्ण। यहाँ पर किसकी विरह वेदना बताई जा रही है, वो है नायिका अर्थात राधिका की। तो यहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारे वचन को वो बार बार सुनना चाहती हैं और तुमको हमेशा वो इधर उधर ढूंढती रहती हैं और बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। इस कारण वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी हैं। वो जो है ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती और अगर पृथ्वी पर बैठ जाएं तो दोबारा उठना भी उनके लिए दूभर हो जाता है। अब तीसरा जो काव्यांश है ये हमसे पूछा गया सन 2015 और 14 में। काथर दीठी कति चौतस, हेरी हेरी नयन गए जलधारा, तो ही बिरहे दिन छन छन तनु छिन, 14 चान समाना। भई विद्यापति से भई सिंह नरपति, लखमा देवी रमाना। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिन जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं वो आपके प्रेम में वैसे वैसे घटती जा रही हैं। जिस प्रकार 14 का चांद जो है वो धीरे 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 घटते घटते समाप्त हो जाता है, उनका शरीर उसी प्रकार क्षीण होता जा रहा है। अब विद्यापति जी जो हैं वो सिपाही सिंह जो हैं और लखमा देवी के दरबार में काम करते थे। तो आखिरी पंक्तियों में वो उनके नाम को उल्लेखित करते हैं क्योंकि उनका जो है वो जग प्रताप गाना चाहते हैं। अब देखिए इसका हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे तीनों ही काव्यांश का। तो क्या दिया है, मैथिल कोकिल कवि विद्यापति की पदावली से उद्धत प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद शीर्षक कविता के रूप में संकलित है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने नायिका की विरह से उत्पन्न दुखद स्थिति का वर्णन किया है। तो जितने काव्यांश उनमें उनकी जो विरह से जो उनकी स्थिति हो रही है उसका वर्णन है यहाँ पर। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है, कवि नायिका राधा की विरह अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका विरह के आवेग को सहन नहीं कर पा रही हैं। वह पुष्पों से लदे बाग को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं क्योंकि पुष्पित बागों को देखकर उनका दुख बढ़ जाता है। कोयल की मधुरवाणी, भंवरों के कलरव से उनका हृदय दुख से भर जाता है और वह अपने दोनों कान बंद कर लेती हैं। कवि कृष्ण को संबोधित करता हुआ कहता है, हे कृष्ण तुम मेरी बात सुनो,
वह सुंदरी राधा जब तुम्हारे गुण अथवा सुंदरता का बखान किसी को सुनाती है या स्मरण में लाती है तो उसकी व्यग्रता अधिक विस्तृत हो जाती है। तुम्हारी प्रेम भावना उसे अधिक व्यग्र कर देती है। राधा की दैन्य भाव का चित्रण करते हुए कवि कहता है, राधा इतनी दुर्बल हो गई हैं कि वह चल नहीं पाती। वह चलते चलते जमीन पर बैठ जाती हैं और असहाय तथा दीन दृष्टि से चारों ओर देख रही हैं। उनकी आंखों से आंसुओं का बहना बंद नहीं होता। कृष्ण के विरह में नायिका पूर्णिमा के पूर्ण चांद के घटते घटते चतुर्दशी में लुप्त प्राय चांद होती जा रही हैं। उनका शरीर कैसे घट रहा है, जैसे चांद दिन 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 घटता जाता है, उस तरीके से वो होती जा रही हैं। कवि विद्यापति यह पद रानी लक्ष्मी देवी तथा अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह को समर्पित करते हुए कहते हैं कि नरपति शिव सिंह अपनी रानी लक्ष्मी देवी के साथ रमण करते हैं, अर्थात घूमते हैं। यहाँ पर बता रहे कि वो दोनों साथ हैं, जबकि यहाँ पर इन्होंने श्री कृष्ण और राधिका के विरह का वर्णन किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर दो प्रश्न है, दोनों अलग अलग सालों में पूछे गए हैं मगर लगभग घुमा फिराकर एक ही प्रश्न है। देखिए क्या है। पहला है, विद्यापति के पदों पे आधार पर नायिका की विरह वेदना को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न 2019 में हमसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, विद्यापति की विरहिणी नायिका का काव्यांशों के आधार पर अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो ये प्रश्न हमसे 2014 में पूछा गया है। तो मतलब पूरे पाठ में यानी कि पूरे पदों में जो नायिका का विरह वर्णन है उसे आपको यहाँ संक्षिप्त में लिखना है। विद्यापति की विरहिणी नायिका को सावन के महीने में अपने प्रियतम से अलग रहने के कारण कष्ट हो रहा है। उसके पत्र को प्रिय तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है। उसे घर में अकेले रहना पड़ रहा है। उसके दुख पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। उसका मन उसके पास नहीं है, उसके प्रियतम उसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मन क्यों पास नहीं? क्योंकि उसके प्रियतम ही उसके पास में नहीं है, इसलिए वो इतनी ज्यादा दुखित है। अपने प्रियतम के साथ किए गए रमण का आनंद उसे समझ में नहीं आया। वह उसके रूप, सौंदर्य, मधुर बोल से तृप्त नहीं हो पाई, क्योंकि बार बार पूछते ना कि तुम्हारा प्रेम का अनुभव कैसा रहा, तो वो क्या बताती हैं कि मैं इतने टाइम से जो है उनके साथ थी, उनकी भाषा को सुन रही थी, लेकिन आज भी मेरे कान जो हैं वो उनकी बोली और उनको देखने से तृप्त नहीं हो पाई, ना मेरी आंखें और ना ही मेरे कान। उसे अपने प्रिय से मिलने से भी तसल्ली होती है। फूलों से भरे वन प्रदेश, कोयल की कूक और भंवरों के गुंजन से नायिका बचना चाहती है। उसे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। नायक की याद में वह दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही है। दुर्बलतावश यदि वह धरती पर बैठ भी जाए तो वह उठ नहीं पाती। तो जहां वो मन से इतना ज्यादा दुखित है तो शरीर से भी वो कमजोर हो रही हैं। कातर दृष्टि से चारों ओर देखते हुए अपनी नजरों से अपने प्रियतम को खोजती हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। नायक के विरह में वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान हो गई हैं। प्रिय के विरह में उनकी दशा दयनीय हो गई है। तो किस तरीके से वो दिन पे दिन जो है वो क्षीण होती जा रही हैं, ये पूरी विरह वेदना उनकी यहाँ पर थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 में। कुसुमति कानन हे ही कमलमुखी, मुंह दिन रहे दुई नयन। पद में चित्रित वियोगी नायिका की मनोदशा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अब क्या होता है, जब प्रकृति बहुत खूबसूरत हो जाती है तो कामेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये सारी जो प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, इससे उनकी विरह वेदना और ज्यादा बढ़ती जा रही है। उन्हें लग रहा है कि उनके प्रियतम उनके पास आ जाएं, तो इसलिए वो इस सारे प्राकृतिक दृश्य को देखना नहीं चाहती और वो कमल मुखी अर्थात राधिका के मुख को कमल के समान बताया गया है, वो अपनी आंखों को मूंद लेती है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये प्रश्न हमसे 2014 में पूछा गया है। नायिका राधा की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि खिले हुए फूलों वाले वन प्रदेश को देखकर वह कमल के समान मुख वाली राधा अपने दोनों आंखों को अपने हाथों से मूंद लेती है। इस तरीके से वो बंद कर लेती है। विरह की व्यथा में वियोगिनी नायिका को नायक के बिना प्रकृति के सौंदर्य को देखना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अगर प्रिय हो तो उनके साथ ये सारी चीज़ों का आप भ्रमण करो, देखो तो अच्छा लगता है। अब प्रिय नहीं है तो उन्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण ये दृश्य जो सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं, विरह की पीड़ा के क्षणों में उसे सुखद नहीं दुखद लगते हैं। जहाँ पे हम सभी जब खुश होते हैं तो ये प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब दुखी होंगे तभी ये प्राकृतिक दृश्य हमें हमेशा दुखित ही करेंगे।
खिले हुए पुष्प युक्त वन प्रांत वियोगिनी नायिका की विरह पीड़ा को बढ़ा देते, इसलिए वह उन्हें देखकर अपने हाथों से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पास कुछ पंक्तियां आई हैं, इनके काव्य सौंदर्य को स्पष्ट करना चाहिए। काव्य सौंदर्य दो पक्षों में विभक्त होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में हम बताते हैं कि इन सब पंक्तियों में क्या भाव छिपा है ये बताना है। कला पक्ष में इनमें क्या क्या जो है कला, जैसे अलंकार है, समास है, छंद है, बिंब है, गुण है, ये सभी हमको बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पंक्ति आई है ये हमसे सन 2021 और 22 में पूछी गई है, या 22 यानी कि टर्म 2 में हमारे सामने ये आई थी। सखी है कि पूछ से अनुभव मोए, हे पीरपति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारा नयन तृप्ति भेल, सेहो मधुर बोल सबहि सूनल सुति पथ परस न गेल। तो यहाँ पर क्या है, राधिका की जो सहेलियां हैं वो राधिका से उनके प्रेम अनुभव को पूछ रही हैं। तो वो बोलती हैं हम क्या अनुभव बताएं, क्यों, क्योंकि हम ये जितना हमें अपने प्रियतम के बारे में बताती हूँ, जानने की कोशिश करती हूँ, वो हमेशा जो है नए रूप में ही मेरे सामने प्रकट होते हैं। इतने समय से मैं उनके साथ हूँ, उनको देखती आ रही हूँ, लेकिन आज भी मेरी जो आंखें हैं, जो नयन हैं, वो उनके देखने से तृप्त नहीं हुई हैं। आज भी वो चाहती हैं उनको देखने के लिए। मैं इतने टाइम से उनकी बांसुरी और उनके बोलों को सुनती चली आ रही हूँ, लेकिन आज भी मेरे कान उनकी बोली सुनने को तरस रहे हैं, तो तृप्ति प्राप्त नहीं होती। इसके माध्यम से वो क्या बता रहे हैं कि जो प्रेम अगर एक जगह तृप्त हो जाए, उन्हें लगता है कि ये प्रेम पूर्ण हो गया है, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम वो होता है जो हमेशा अपूर्ण बना रहता है, जितना मिले वो और पाने की चाहत रखता है। अब इसका काव्य सौंदर्य है, सबसे पहले भाव पक्ष। नायिका को मिले प्रेम संबंधी अनुभव के माध्यम से कवि ने प्रेम की विचित्रता, विशिष्टता एवं महत्ता को स्थापित करने के भाव को प्रकट किया है। रस संयोग श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पे वो भले उनसे अलग है, लेकिन इन पंक्तियों में जो है वियोग का वर्णन नहीं है, यहाँ पर प्रेम का वर्णन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। संयोग के सुखद क्षणों का वर्णन अत्यंत सुंदरता पूर्वक किया गया है और माधुर्य गुण विद्यमान है। नेक्स्ट आते हैं कला पक्ष। मैथिली भाषा में सफल भावाभिव्यक्ति की गई है। गेयता तथा स्वर मैत्री के गुण के कारण पद में संगीतात्मकता का गुण है। यहाँ पर क्या है, ये जो पद लिखे गए हैं ये गाए गए हैं, तो गेयता है और संगीतात्मकता भी इनमें है। लाख लाख तिल तिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सब नहीं सूनत श्रुति में अनुप्रास अलंकार है। माधुर्य गुण विद्यमान है। तो ये इसका कला पक्ष हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है, यहां पर भी हमारे पास कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसका काव्य सौंदर्य हमें स्पष्ट करना है। ये पंक्तियां हमसे पूछी गई हैं सन 2016 में। देखिए क्या है, जन्म अवधि हम रूप निहारा नयन न तृप्ति भेल, सेहु मधुर बोल सब हैं सूनल श्रुति पथ परस न गेल। तो ये वही पंक्तियां हैं कि मैं हमेशा उनके रूप को निहारती चली आई हूं, मगर अभी भी मेरे नयन जो है उनको देखने से तृप्त नहीं हुए। उनकी बोली सुनती आ रही हूं, मगर मेरे जो कान हैं वो उनकी बोली सुनने को अभी भी तरस रहे हैं। तो इसका भाव पक्ष होगा सबसे पहले, नायिका को मिले प्रेम संबंधी अनुभव के माध्यम से कवि ने प्रेम की विचित्रता, विशिष्टता और महत्ता को स्थापित करने का के भाव को प्रकट किया है। फिर है, प्रेम के अनुभव को शब्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है। जो प्रेम के जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्होंने ये वर्ड के माध्यम से प्रस्तुत किया है। संयोग श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है। संयोग के सुखद क्षणों का वर्णन अत्यंत सुंदरता पूर्वक किया गया है और माधुर्य गुण विद्यमान है। नेक्स्ट है आपका कला पक्ष। कला पक्ष में क्या है, मैथिली भाषा में सफल भावाभिव्यक्ति की गई है। गेयता एवं स्वर मैत्री के गुण के कारण पद में संगीतात्मकता का गुण है। सब नहीं सूनल श्रुति तथा पथ परस में अनुप्रास अलंकार है। से ही मधुर गेल में विषयोक्ति अलंकार है, यानी कि यहाँ पर विशेष रूप से इस चीज को उभार कर रखा गया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। यहां पर भी हमारे सामने पंक्तियां हैं जिनका हमें काव्य सौंदर्य व्यक्त करना है। तो ये जो हमसे पूछा गया है ये प्रश्न ये 2015 और 13 में पूछा गया है। पंक्ति क्या है, कुसुमति कानन हेरि कमलमुखी मूदिन रहे दुई नयन,
कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर दे ही झापन कान। तो क्या कह रही है, कमलमुखी नायिका राधिका जो है वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर दोनों हाथों से अपने नयनों को बंद कर लेती हैं और इन प्राकृतिक सौंदर्यों पर जो कोकिल कलरव यानी कोयल जो गीत गाती है, भंवरे जो गुनगुनाते हैं, इन कानों को भी कानों तक ये मधुर गीत ना पहुंचे, इसके लिए वो दोनों उंगलियों से अपने कानों को भी बंद कर लेती हैं, क्योंकि ये स्थितियां जो हैं वो उनके विरह को बढ़ा रही हैं। इसलिए वो ना ही ये प्राकृतिक सौंदर्य देखना चाहती हैं और ना ही ये मधुर गीतों को सुनना चाहती हैं। अब इसका भाव पक्ष क्या है, विरह व्यथा से व्यथित राधा की दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। वियोगिनी पुष्पों से भरे वन का सौंदर्य निहार नहीं पा रही है क्योंकि इससे उसे कष्ट होता है। वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। अब ये सारा उनको तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि उनके प्रिय पास नहीं है, इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से वियोग श्रृंगार रस है। कला पक्ष क्या है, कुसुमती कानन कोलिल कलरव में अनुप्रास अलंकार है, कमलमुखी में रूपक अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार भी है। यहाँ प्रेषित पतिका नायिका है, यानी कि यहाँ पर ये पंक्तियों को प्रस्तुत करने वाली कौन है, नायिका है, और मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गई हमारी ये काव्य पंक्ति की भी व्याख्या, काव्य सौंदर्य हमने फटाफट कर दिया। और इसी प्रश्न के साथ हमारा इस पाठ के जितने भी प्रश्न पिछले 10 सालों में पूछे गए थे हमने आपको यहाँ पर बता दिए। तो बिल्कुल तैयार रहिए। इसी तरीके से हर अध्याय के हम पिछले 10 सालों के सीबीएसई में पूछे गए प्रश्नों को हम कर रहे हैं। ध्यान से देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। तो फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।